स्वस्थ हो, मस्त भी हो, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम क्लास 10th रियल नंबर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। देखते हैं कैसा रेस्पॉन्स मिलता है आपका। प्रयास करूंगा कि आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में अच्छे तरीके से पूरी डिटेल मालूम पड़ जाए, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहे और अपना जो सिलेबस है क्लास 10th का उसको अच्छे से पूरा कर पाए। मैं आपकी हर संभव प्रयास करूंगा कि आपका सिलेबस और रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए, इसीलिए इसी मकसद के साथ में मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये समझने के लिए हम कुछ और संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं, तब आपको पूरी डिटेल समझ में आएगी कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। हम स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी प्रकृति में जो संख्याएं वस्तुओं को गिनने में काम आती हैं उनको हम कहते हैं वास्तविक यानी प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट डॉट डॉट। मतलब वैसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में काम आती हैं उनको कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। जैसे ये कितने चौक हैं? आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये एक चौक है। अच्छा, ये चौक के कितने टुकड़े हैं? आप कहोगे सर ये तो 2 टुकड़े हैं। अच्छा, ये कितने टुकड़े हो गए चौक के? आप कहोगे सर ये 3 टुकड़े हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि 1 ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी वस्तु गिनने में काम आ रही है, 2 ये भी, और ये 3। इसी तरीके से बहुत सारी संख्या होती हैं। ये सभी जो संख्या मैंने लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सारी की सारी संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अच्छा चलो, ये तो समझ में आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आपका जवाब होना चाहिए कौन सा? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। अच्छा, क्या सबसे बड़ी भी कोई प्राकृतिक संख्या होती है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? बताओगे? नहीं बताओगे? चलो आ जाओ। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है भाई कोई नहीं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई होती ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। अच्छा चलो, प्राकृतिक संख्या वाली बात तो समझ में आ जाती है। अब आप समझोगे भाई क्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्या क्या होती है? इनको कहा जाता है भाई अंग्रेजी में होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स। ये होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं? आ जाओ भाई समझ लो। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ, प्राकृतिक
संख्याओं के साथ जीरो को भी शामिल कर लें तो ये बन जाती है भाई क्या, पूर्ण संख्याएं। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट। यानी ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं यहां से लेकर ये सभी क्या है, ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। और इनमें हमने किसको ऐड कर दिया, जीरो को। अब क्या बन गई, ये पूर्ण संख्याएं बन गई। तो कुल मिलाकर प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो ये बन जाती हैं, क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अच्छा, हमने सीखा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं भाई, जो वस्तुओं को गिनने में काम आती हैं उनको कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। सबसे छोटी कौन सी होती है, एक, और सबसे बड़ी कौन सी होती है, कोई नहीं। अच्छा चलो ये बात तो समझ में आ जाती है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओगे, नहीं, सुनो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है शून्य, मतलब जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जीरो। अच्छा, सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है, कोई नहीं भाई, कोई नहीं। तो ना तो सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या होती है और ना ही सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। क्या यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अगर यहां तक बात समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे भाई पूर्णांकों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तो हम बात करने वाले हैं पूर्णांकों के बारे में। इसे समझ लीजिए भाई साहब, ये पूर्णांक क्या होते हैं, इनको कहते हैं भाई अंग्रेजी में इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होते हैं, आ जाओ समझने की कोशिश करते हैं पूर्णांक है क्या। तो भाई आपने क्लास 8th में, 7th में, 6th क्लास में नंबर लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन, संख्या रेखा पढ़ी होगी, संख्या रेखा पढ़ी होगी। अगर पढ़ी है तो भाई समझ लो इसके बारे में क्या होती है नंबर लाइन। यहाँ पे आपने नंबर्स को प्रेजेंट करना सीखा होगा, +2, +3, +4, +5 और भी आगे। अच्छा, इधर जीरो से लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आगे भी। तो ये जो नंबर लाइन में मैंने ये संख्याएं रिप्रेजेंट करी हैं, ये सभी संख्याएं, जीरो भी, +1, +2, +3, +4, +5 डॉट डॉट डॉट, इधर इधर कहीं तर भी जा सकते हैं। और जीरो से लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, इस तरीके से जो संख्या रिप्रेजेंट की गई है, सारी संख्याएं कैसी हैं, इन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है, इंटीजर कहा जाता है। और इनमें ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं प्लस वाली, इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और जो माइनस की संख्याएं आप देख रहे हैं, इनको कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ऋणात्मक
पूर्णांक। अच्छा, अभी बात ढंग से समझ में नहीं आई, नो टेंशन, अब समझते हैं भाई। देखो, पूर्णांक को अगर दो भागों में बांटा जाए यानी संधि विच्छेद किया जाए तो हमको मिलता है पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक का अर्थ होता है पूरा अंक। पूरा अंक मतलब कोई भी संख्या जैसे 1.5, क्या ये पूरा अंक है क्या? क्या ये पूरा अंक है क्या? नहीं है ना, क्योंकि भाई ये पूरा अंक नहीं है, दशमलव के बाद 5 है। दशमलव के बाद 5 है, मतलब ये पूरा अंक नहीं है। अच्छा, 1.3, 7.8, 9.5, क्या ये पूरे अंक है क्या? नहीं ना, नहीं है। तो भाई जब पूरा अंक होगा तभी तो हम उसको पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक का अर्थ क्या होता है? पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक मतलब पूरा अंक होना चाहिए। अच्छा, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, इवन जीरो भी हो, वो भी पूर्णांक ही है। जीरो भी क्या है? जीरो भी पूर्णांक है। अच्छा, क्या बात समझ में आ गई? क्या आ गई समझ में बात? अच्छा, अब आप पूछोगे 3/4 क्या पूर्णांक है? भाई कैसे हो जाएगा पूर्णांक? नहीं, क्यों? क्योंकि जब हम 4 का भाग लगाएंगे 3 में तो 0 कितना हो जाएगा? 30, 4 सत्ते 28, बच गया 2, 4 पंजे 20। क्या पूर्णांक है? नहीं, बिल्कुल भी पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूरा अंक ही नहीं है। पूरा अंक होना चाहिए तभी वो पूर्णांक होगा। अच्छा, अब समझ में आई बात। कहने का मतलब जो भी संख्या पूर्णांक होती हैं वो पूरा अंक होनी चाहिए। अच्छा, चलो ठीक है, ये बात कर ली हमने पूर्णांक की। आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक के बाद अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, आइए आज इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो जो संख्याएं P/Q के रूप में, जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, व्यक्त की जा सकती हैं, की जा सकती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है, चाहे वो पहले से P/Q के रूप की है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो तो हम उनको कहेंगे क्या है? परिमेय संख्याएं हैं ये। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एक और बात ध्यान रखनी है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान अगर 0 होगा तो वो परिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं कही जाएगी। तो ध्यान ये रखना है, जो संख्या P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं उनको हम कहेंगे परिमेय संख्याएं। क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं, यानी रैशनल नंबर कहा जाएगा। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगी बात। एग्जाम्पल देख लो भाई, सुनो इधर। अगर मैंने लिख दिया 5/4, आप कहोगे सर ये तो P/Q के रूप का है, दिखाई दे रहा है। P का मान 5 है और Q का मान कितना है? 4 है। P/Q के रूप का है तो ये परिमेय संख्या होगी। अच्छा, आपने ये क्यों लिखा? व्यक्त की जा सकती है। व्यक्त की जा सकती है, इसका मतलब ये है, देखो समझो मेरी बात को। मैंने केवल लिखा 5, क्या ये P/Q के रूप की आपको नजर आ रही है क्या? नहीं ना, नहीं आ रही समझ में। चलो,
ये P बट्टे Q के रूप की आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि भाई इसमें तो केवल 5 है, बट्टे में तो कुछ है ही नहीं। हाँ यही तो बात है। सुनो इधर, व्यक्त की जा सकती है, इसका मतलब है इसके बट्टे में तो आपको पता है एक छिपा रहता है। अब तो देखो, अब तो ये बन गई P बट्टे Q के रूप की, अब तो ये बन गई परिमेय संख्या P बट्टे Q के रूप में। इसका मतलब है P का मान 5 और Q का मान क्या, 1। इसको व्यक्त कर चुके ना P बट्टे Q के रूप में, और Q का मान 0 भी नहीं है, तो बात पूरी हो गई। तो ये परिमेय संख्या होगी। अच्छा, क्या ये भी परिमेय संख्या है? बिल्कुल भाई साहब, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है भाई? ये इसलिए परिमेय संख्या है क्योंकि भाई आपको पता है 1.5 में से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 पर 0 बढ़ाएंगे 1, क्या बन गई P अपॉन Q के रूप की? बिल्कुल बन गई। जब हम किसी संख्या को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होगी। जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर भी Q का मान 0 नहीं है। बट्टे में कुछ 0 है क्या? नहीं है ना। समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब ये बताओ तुम, तो परिमेय संख्या होगी कब नहीं? हाँ यही तो बात है। परिमेय संख्या, अगर ये पता चल जाए कि परिमेय संख्या कब नहीं होगी, अगर ये पता चल जाए कोई संख्या है वो परिमेय संख्या कब नहीं होगी, तो आप समझ जाओगे कि बाकी जो संख्या रह गई वो तो अब परिमेय ही होंगी। हाँ यही तो बात है। चलो देखो, परिमेय कौन सी नहीं होंगी। आप पहले अपरिमेय संख्या समझो। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या क्या होती है? मतलब इरेशनल नंबर्स क्या है? इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? मतलब जो रैशनल नहीं होंगी वो इरेशनल होंगी। अच्छा, जो इरेशनल होंगी वो रैशनल नहीं होंगी। तो देख लो भाई, इरेशनल कौन कौन सी होती है। अच्छा, ये क्या होती है, सुनो ध्यान से। जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी संख्या है जिनको हम P बट्टे Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं? आ जाओ समझते हैं। अभी आएगी बात समझ में। कैसे आएगी देखो। अभी कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिनको हम P बट्टे Q के रूप में व्यक्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं? अच्छा, कौन कौन सी संख्या है? आ जाओ देख लो। अगर मैं आपके सामने ये संख्या लिख दूं, कौन सी संख्या? ये देखो, मैंने लिख दिया यहां पर √3। हम इस √3 पर विचार करते हैं। √3 पर विचार करते हैं। इस संख्या के बारे में समझने की कोशिश करो भाई। √3 का मतलब है 3 का वर्गमूल निकालो भाई। 3 का वर्गमूल अगर निकाला जाए, 3 को हम यहां पर लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अच्छा, कितने का भाग लगा दें इसमें? वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, तो कोई एक ऐसी संख्या सोचो जिसका उसी में गुणा करें तो 3 से आगे न जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 1, और यहाँ पर 1 एकम 1, घटा दो, कितना बचा? 2 बचा। ठीक, दशमलव लगाओगे, कितनी जीरो बढ़ाओगे? 2 जीरो बढ़ाओगे। यहाँ पर जोड़ेंगे, कितना बनेगा? 2। अब बताओ कितना रखा जाए? यहाँ पर कितना रखेंगे भाई? कितना रखें? 7 रखना पड़ेगा। 7 रख लो यहाँ पे। 7 7 49 की 9 हासिल हो गई 4। अच्छा, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हो गए? 18। कितने बचे? 1 यहाँ पर बचा और 1 यहाँ पर बचा। अच्छा, यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? 7। आगे बढ़ा जाए, 7 7 कितना हो गया? 14। अच्छा, यहाँ पर कितना हो गया? 3। आगे बढ़े, पॉइंट लगा हुआ है, 2 जीरो बढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल बढ़ाई जाएंगी। अच्छा, फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार जा सकता है। करके देखो 3 का। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 कैरी हो गई 1, 3 3 जा 9
और कैरी 1 कितना हो गया 10। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा देखते हैं भाई। आगे अगर इसको सॉल्व किया जाए 3 3 जा 9, नहीं ये तो हम कर चुके हैं। घटाओ कितना बचा 1 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, बस इतना ही बचेगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर ऐड करो कितना हुआ 6, यहाँ पर ऐड करोगे 4, और ये कितना हो गया 3। अच्छा दशमलव लगा हुआ है, 2 जीरो आप अपनी तरफ से बढ़ाओगे। अब कितना रख दिया जाए, कितना रख दिया जाए बताओ, कितना रख दिया जाए 2 रख दिया जाए। बिल्कुल चेक करते हैं। 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 की 2 हासिल हो गई 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, और यहाँ पर 2 3 6, 6 बस 6 कितना बचा, यहाँ पे बचा 4, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा आपका 7 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ से दाई लोगे, यहाँ पे बचेगा 1। अच्छा यहाँ पर ऐड करो कितना हो गया 4 6 4 3। अच्छा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई इसमें जब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो दशमलव के बाद में जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो उनका अंत बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अच्छा अंत नहीं हो रहा है, ये अंत वाली बात कहाँ से आ गई। बिल्कुल यही तो बात है। यहाँ पर जो परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्याएं जो होती हैं, यहाँ पर होता क्या है, और जो अपरिमेय संख्या होती हैं इनमें होता क्या है। जो परिमेय संख्या होती हैं इनको जब दशमलव में व्यक्त किया जाता है तो दशमलव रूप इनका कुछ इस तरीके से होता है 1.371 या कुछ भी। यहाँ पर एक बार लास्ट में पूरा भाग जरूर जाएगा, मतलब 1.371 यहाँ तक उसका हो जाएगा एंड, पूरा भाग चला जाएगा दशमलव में। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं शांत दशमलव संख्याएं। और ये सभी संख्या कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। चलो बात समझ में नहीं आई, अच्छे से बताओ। मैंने लिखा भाई 12 बट्टे मैंने लिख दिया यहाँ पे, चलो कितना लिख दिया जाए, चलो यहाँ पे 7 बट्टे की लिखते हैं हम 4, 7/4 लिख देते हैं। अगर हम 4 का भाग 7 में लगाएं तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचा 3, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 4 सत्ते 28, 7 बार भाग गया, कितना बचा 2, और यहाँ पर 4 का भाग दोगे, दशमलव लगा हुआ है 0 बढ़ाओगे कितना हो गया 20, और 4 पंजे कितना हो गया 20। हमने क्या देखा, भाग चला गया पूरा। जब कंप्लीट भाग चला जाए तो हमको समझ में आ जाता है भाई यहाँ पर क्या हो गया, इसका भाग शांत हो गया। इस वजह से हम कहेंगे इस वाली संख्याओं को कैसी, शांत दशमलव संख्याएं। कैसी, शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं इनको कहा जाएगा। बिल्कुल शांत दशमलव संख्याएं कहा जाएगा। अच्छा अगर पूरा ऐसे भाग चला जाए जैसे 20 लिखा है और 5 लिख दिया, 5 चौके 20 पूरा चला गया, ये भी तो शांत दशमलव संख्या है कि पॉइंट के बाद में कुछ नहीं बचा, तो ये भी कैसी संख्या है, ये भी 4.0, ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है, कैसा होता है ऐसा देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 4/3। अच्छा 4/3 आपको पता है ये परिमेय संख्या है। अगर इसका दशमलव रूप देखा जाए तो कैसा प्राप्त होगा, 3 एकम 3, बच कितना गया 1 बच गया, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे कितना हो गया 10, 3 त्रिक 9 कितना बचा 1, दशमलव लगा हुआ है फिर से 0 बढ़ाओगे 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, इसी तरीके से 3 3 3 3 3 3 3 प्राप्त होता चला जाएगा, 3 3 प्राप्त होता चला जाएगा। और इसका कहीं पर एंड भी नहीं हो सकता, इसका कहीं पर एंड भी नहीं हो सकता। पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि भाग पूरा चला गया था, भाग पूरा चला गया था दशमलव में, लेकिन यहाँ पर हम जब भाग दे रहे हैं 4 में 3 का भाग,
तो ऐसी स्थिति में भाग पूरा नहीं जा रहा है, यानी दशमलव में दशमलव के बाद संख्या पूरी पूरी नहीं कट रही है और लगातार संख्याएं शेष बचती चली जा रही हैं और भाग 3-3 बार चला जा रहा है। और ऐसा रूप हमें कैसी संख्या में प्राप्त हुआ है? 4/3 में प्राप्त हुआ है, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इस टाइप में भी अगर कोई संख्या लिखी होगी, क्योंकि ये जो मान है, ये वाला जो मान है, ये इसी संख्या का है, तो कहने का मतलब अगर इस तरीके की कोई संख्या लिखी होगी तो वो भी परिमेय होगी, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या का ही तो मान है। यह एक परिमेय संख्या का ही तो मान है। अगर ये परिमेय संख्या का ही मान है तो भाई साहब ये परिमेय संख्या थी, तो ये भी परिमेय संख्या कही जाएगी, बिल्कुल कही जाएगी। अच्छा, कहने का मतलब ये जो बार वाली संख्या होती है, 33333 कई बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एक बार का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये बार का चिन्ह, इसको पढ़ा जाएगा 1.3 पर बार। तो ऐसी संख्याएं जो लिखी होती है, बार बार रिपीट हो रही होती हैं, इन सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमने देख लिया, ये जो संख्या हमने लिखी थी ये एक परिमेय संख्या थी और इसका मान जो प्राप्त हुआ है वो कुछ इस तरीके से रिपीट होती हुई संख्या हमें दिखाई दे रही है, पर पूरा भाग नहीं जा रहा है। मगर यहाँ पर जब हम देख रहे थे √3 के बारे में, तो यहाँ पर तो भाई साहब कहीं पर संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है, संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है। तो संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है और इसी तरीके से आगे भाग शेष बचता चला जा रहा है, शेष बचता चला जा रहा है, शेष बचता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर न तो संख्या रिपीट हो रही है और ना ही यहाँ पर यह भाग पूरा हो पा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्याओं को जो अंडर में लिखी होती है, जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता, ऐसी संख्याओं को भाई साहब हम कहते हैं क्या? अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अगर हम बात करें सॉरी, अगर हम बात करें √5 की, तो ये भी कैसी संख्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि इसका वर्गमूल जब आप निकालने बैठोगे तो दशमलव में इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा और जो संख्या दशमलव के बाद है वो रिपीट भी नहीं होंगे। अच्छा, संख्या रिपीट भी नहीं होंगी। इसी तरीके से आप अगर देखते हैं पाई का जो मान होता है उसको आप क्या कहते हैं? 22/7 कहते हैं। पाई का ये एग्जैक्ट मान नहीं होता, पाई का ये एग्जैक्ट मान नहीं होता। पाई का मान 3.147 कुछ डॉट 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 इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैंने 3 अंकों तक लिखा है, इसके बाद बहुत सारे अंक आते हैं और कोई भी अंक रिपीट नहीं होता। यहाँ पर ये अंक रिपीट भी नहीं होते और इसका एंड भी कहीं नहीं होता। तो पाई का जो एग्जैक्ट मान है वो 3.147, कुछ आगे भी बहुत सारी संख्या होती हैं। तो यहाँ पर इसका कहीं पर एंड भी नहीं हो रहा है और ये दशमलव में पूरा पूरा कटता भी नहीं है। इस वजह से ये जो पाई का मान एग्जैक्ट है वो कुछ इस तरीके का होता है। पाई का मान ये एग्जैक्ट मान बिल्कुल भी नहीं होता, लगभग में ये मान होता है 22/7 पाई का। ठीक है, इस वजह से पाई का मान जो हम 22/7 लेते हैं ये परिमेय संख्या होती है, मगर पाई परिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान ये न होकर ये कुछ होता है, इसमें अंक रिपीट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सो आई होप कि ये पाई के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम कुल मिलाकर हम ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कुछ बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय कैसी होती हैं। परिमेय संख्याओं को देखकर आप पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाओगे? तो आ जाओ, देखो इसमें क्या होता है, या तो कोई संख्या इस टाइप से लिखी है, 5 लिखा है और या फिर 7 लिखा है, इस तरीके की कोई संख्या लिखी है, तो ये परिमेय संख्याएं होंगी, सीधी साधारण संख्या, मतलब इनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं होंगी। अच्छा, और अगर देखा जाए माइनस की संख्या जो होती है, पूर्णांक जिनको हम कहते हैं, पूर्णांक भी प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है और 0 पूर्णांक, ये भी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक, ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखा जाए तो इसमें अंडर वाली संख्याएं और कुछ इस तरीके से संख्या लिखी हो, 0.1010010001000 इस तरीके से बढ़ती चली जाए। यहाँ पर अंक रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, समान अंतराल के बाद में अंक रिपीट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 10 है,
फिर 1 0, फिर 1 0 आना चाहिए, फिर 1 0 आना चाहिए, 1 0 1 0। अगर इस तरीके से होता तो वो परिमेय संख्या होती, मगर यहां पर क्या हो रहा है 0.10, फिर 1 के बाद 2 0 आ रही है, 1 0 आनी चाहिए थी, वहां पर कितनी 0 आ गई, 2 0 आ गई। इस वजह से इस वाली संख्या को परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि समान अंतराल के बाद में अंक रिपीट बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी संख्याएं अगर आपको मिले तो वो भी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अच्छा, अगर कोई संख्या इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है √ -4, तो ये संख्या भी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्यों अपरिमेय संख्या होगी भाई साहब, ये इसलिए अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। -1 इंटू 2 की घात 2, और इसका वर्गमूल निकल जाता है 2 √ -1। ये कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या है भाई, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो कुल मिलाकर ये अपरिमेय संख्या है। पर ये अपरिमेय संख्या भी नहीं होती भाई साहब। सुनो, ये जो अंडर में माइनस की संख्याएं होती हैं, ये जो अंडर में माइनस की संख्या होती है, इनको तो भाई साहब हम काल्पनिक संख्याओं के नाम से जानते हैं, काल्पनिक संख्याओं के नाम से जानते हैं, काल्पनिक संख्याओं के नाम से जानते हैं। फिलहाल हम केवल वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। तो वास्तविक संख्याएं, अब समझो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अब समझो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, मान लीजिए ये एक टोकरी है, एक टोकरी है, और इसमें हम वास्तविक संख्याएं रखना चाहते हैं, वास्तविक संख्याएं रखना चाहते हैं, यानी रियल नंबर्स को रखना चाहते हैं, रियल नंबर्स को रखना चाहते हैं। तो क्या होगा भाई, रियल नंबर्स को रखना चाहते हैं तो क्या होगा भाई साहब, इसमें देखो नेचुरल नंबर आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, और क्या आ जाएंगे, होल नंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर, होल नंबर्स इसमें रख सकते हैं हम। अच्छा, और क्या रख सकते हैं, और हम इसके अंदर इंटीजर्स रख सकते हैं, इंटीजर्स रख सकते हैं, इंटीजर्स रख सकते हैं। और क्या रख सकते हो भाई, अब हम इनमें रेशनल नंबर्स भी रख सकते हैं, रेशनल नंबर्स भी इसमें हम रख सकते हैं, रेशनल नंबर्स भी इसमें रख सकते हैं। और इसमें भाई साहब इरेशनल नंबर्स भी रखे जा सकते हैं, रख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स भी इस टोकरी में हम रख सकते हैं, वास्तविक संख्याओं वाली टोकरी में। होल नंबर्स भी रख सकते हैं, इंटीजर्स भी रख सकते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स भी इसके अंदर रखे जा सकते हैं। अब सुनो, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी होल नंबर्स में आ जाते हैं, सभी होल नंबर्स इंटीजर्स में आ जाते हैं, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। पर जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स बिल्कुल भी नहीं होते। तो कुल मिलाकर अगर रिजल्ट देखा जाए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर रेशनल नंबर्स के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। रेशनल नंबर्स के अंदर ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर और होल नंबर और आपके इंटीजर्स, वो सब किस में आ जाते हैं, रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। अच्छा, जब ये सब रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं तो बस जाते क्या है, इरेशनल नंबर्स। तो और रेशनल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है, इरेशनल भी वास्तविक संख्या होती है। तो कुल मिलाकर हमें रिजल्ट पता चल जाता है कि टोटल सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं
सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं कुल मिलाकर सभी को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाते हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं कुल मिलाकर सभी को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। आप मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, आज इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम आगे एक्सरसाइज भी करेंगे और हम सीखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड की विभाजन प्रमेय के बारे में हम सीखने वाले हैं।